एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम सिर्फ आंसर्स याद नहीं करते बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझकर मास्टर करते हैं। आज का एक्सटेंडेड एपिसोड है क्लास 7 सोशल साइंस यानी सीबीएसई क्लास 7 के चैप्टर क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया पर। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। ये लगभग 30 से 60 मिनट्स की आराम से चलने वाली रिविजन जर्नी है, इसलिए जल्दी करने की जरूरत नहीं। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन अगर तुम बस सुनते हुए रिवाइज करना चाहते हो तब भी बिल्कुल ठीक है। जयपुर की अनन्या को वेदर और क्लाइमेट हमेशा सेम लगते थे। आज हम उसका कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। हम सीजन्स, इंडिया के क्लाइमेट टाइप्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, मॉनसून्स, डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। बिल्कुल। और सुनते समय एक छोटा काम करना, जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछें तुरंत आंसर मत सुनो। एक सेकंड रुककर सोचो और अपने वर्ड्स में जवाब बनाओ। यही एक्टिव रिकॉल है। आज का चैप्टर सिर्फ टेम्परेचर या रेनफॉल की लिस्ट नहीं है। यह दिखाता है कि क्लाइमेट हमारे क्रॉप्स, क्लोथ्स, फेस्टिवल्स, इकोनॉमी और सेफ्टी तक को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। हमारी लर्निंग मैप सिंपल है। पहले वेदर, सीजन्स और क्लाइमेट का डिफरेंस, फिर इंडिया की क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, उसके बाद लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू द सी, विंड्स और टोपोग्राफी, फिर मॉनसून फॉर्मेशन, क्लाइमेट का डेली लाइफ और इकोनॉमी पर इफेक्ट, क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज। अंत में हम एग्जाम स्टाइल आंसर्स और फाइनल चैलेंज करेंगे। अगर कोई डाउट बीच में आए उसे मेंटली नोट कर लेना। एग्जी में एग्जैक्ट डाउट को क्वेश्चन की तरह पूछकर स्टेप बाय स्टेप समझा जा सकता है। चलो, सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आज सुबह दिल्ली में तेज बारिश हुई तो क्या हम कहेंगे कि दिल्ली का क्लाइमेट रेनी है? एक सेकेंड पॉज करके सोचो, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? नहीं, सिर्फ एक दिन की बारिश से क्लाइमेट डिसाइड नहीं होता। वेदर वह है जो हम हर आवर या डे एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे रेन, सनशाइन, विंड, हीट या ड्राइनेस। वेदर जल्दी बदल सकता है। क्लाइमेट किसी एरिया में वेदर का लॉन्ग टर्म पैटर्न है जो कई डिकेड्स यानी कम से कम कई दशकों के ऑब्जर्वेशन से समझा जाता है। यही एग्जाम पॉइंट है। वेदर शॉर्ट टर्म, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म। तो अगर आज धूप है, ये वेदर है, लेकिन किसी रीजन में लंबे समय तक गर्म समर्स और ठंडी विंटर्स का सामान्य पैटर्न हो, वह क्लाइमेट है। स्टूडेंट्स अक्सर एक अनयूजुअल डे को क्लाइमेट चेंज समझ लेते हैं। एक दिन या एक वीक का चेंज वेदर हो सकता है। क्लाइमेट का अर्थ सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म पैटर्न है। यह डिस्टिंक्शन आंसर में साफ लिखना। अब सीजन्स पर आते हैं। सीजन्स अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करने से अकर होते हैं। हर सीजन कुछ मंथ्स रहता है और ईयरली साइकिल में वापस आता है। स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम और विंटर जैसे सीजन्स वेदर से भी जुड़े हैं और क्लाइमेट से भी। सीजन के साथ वेदर बदलता है और किसी रीजन का रेगुलर सीजनल पैटर्न उसके क्लाइमेट का हिस्सा बनता है। इंडिया की स्पेशल बात यह है कि 4 कॉमन सीजन्स के साथ एक डिस्टिंक्ट रेनी सीजन या मॉनसून भी आता है। ट्रेडिशनल इंडियन डिवीजन में 6 ऋतुज बताए गए हैं। बसंता स्प्रिंग, ग्रीष्मा समर, वर्ष रेनी सीजन, शरद ऑटम, हेमंत प्री विंटर और शिशिर विंटर। वसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा जैसे फेस्टिवल सीजन से जुड़े एग्जाम्पल्स हैं। सीजन्स का असर केवल कैलेंडर पर नहीं होता। क्रॉप्स, फूड, क्लोथ्स और लिविंग पैटर्न्स बदलते हैं। कुछ प्लांट्स स्प्रिंग में ब्लूम करते हैं, कुछ ऑटम में लीव्स शेड या कलर चेंज करते हैं, और कुछ एनिमल्स विंटर में थिक फर डेवलप करते हैं। इसलिए क्लाइमेट को समझना नेचर और ह्यूमन लाइफ दोनों को समझना है। क्विक रिकॉल, वेदर की टाइम स्केल क्या है, क्लाइमेट की टाइम स्केल क्या है और सीजन्स किस साइकिल में रीकर करते हैं। अपने नोटबुक में 3 शॉर्ट लाइंस लिखो। अगर तुमने वेदर के लिए आवर या डे, क्लाइमेट के लिए सेवरल डेकेड्स और सीजन्स के लिए ईयरली साइकिल लिखा है तो फाउंडेशन बिल्कुल सही है। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है, क्लाइमेट यूजुअली लंबे समय तक स्टेबल रहता है, लेकिन रीसेंट डिकेड्स में साइंटिस्ट ने क्लाइमेट चेंजेस रिकॉर्ड किए हैं। चैप्टर बताता है कि इनमें से कई चेंजेस ह्यूमन एक्शन से जुड़े हैं। अभी कॉजेस डिटेल में बाद में आएंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि क्लाइमेट स्टेबल पैटर्न है पर परमानेंटली अनचेंजेबल नहीं। अब तक फर्स्ट मेजर आइडिया कवर हो चुका है। डेली एक्सपीरियंस वेदर, ईयरली रिकरिंग कंडीशन सीजन्स और डेकेड्स का पैटर्न क्लाइमेट। अगर तुम्हें दोनों टर्म्स फिर भी मिक्स लग रहे हो तो एडजी में उनसे रिलेटेड एग्जैक्ट डाउट पूछकर अपनी डेफिनेशन खुद बनाओ। रही
अब देखते हैं कि इंडिया में एक ही क्लाइमेट क्यों नहीं मिलता। इंडिया लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है और क्लाइमेट में भी यही डाइवर्सिटी दिखाई देती है। नॉर्दर्न हिमालयस में अल्पाइन क्लाइमेट है जहां विंटर्स कोल्ड और स्नोई जबकि समर्स कूल होते हैं। लोअर हिमालयस और कई हिली एरियाज में टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है जहां विंटर्स मॉडरेटली कोल्ड और समर्स बहुत हॉट नहीं होते। इसी वजह से हिल स्टेशंस प्लेन्स की हीट से रिलीफ देते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है। वहाँ समर्स बहुत हॉट और विंटर्स कोल्ड होते हैं और यही रीजन इंडिया के वीट प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसे थार डेजर्ट से कंपेयर करो। थार में एरिड क्लाइमेट है, डेज एक्सट्रीमली हॉट, नाइट्स कूल और रेनफॉल बहुत कम। वहाँ लोगों ने वाटर कलेक्ट और सेव करने की यूनिक तरीके विकसित किए हैं। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप में मानसून के दौरान हैवी रेनफॉल होती है, इसलिए वहाँ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट मिलता है। यह राइस और स्पाइसेस की ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। सेंट्रल डेक्कन प्लाटो में सेमी एरिड क्लाइमेट है जिसमें हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स और रेनी सीजन में मॉडरेट रेनफॉल होती है। ईस्टर्न इंडिया और सदर्न पेनिनसुला में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, माइल्ड विंटर और मानसून विंड से कंट्रोल्ड वेट और ड्राई पीरियड्स के साथ। चलो कंपैरिजन चेक। अगर किसी जगह कोल्ड स्नोई विंटर और कूल समर हो तो अल्पाइन, मॉडरेट विंटर और नॉट टू हॉट समर हो तो टेम्परेट, वेरी हॉट समर और कोल्ड विंटर वाले नॉर्दर्न प्लेन्स को सब ट्रॉपिकल, एक्सट्रीमली हॉट डेज, कूल नाइट्स और लिटिल रेनफॉल को एरिड। ये डिस्क्रिप्शंस को रीजन के साथ पेयर करना एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेगा। एक कॉमन मिस्टेक है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वेट और सेमी एरिड को केवल टेम्परेचर से आइडेंटिफाई करना। रेनफॉल और वेट ड्राई पैटर्न में देखना होता है। वेस्टर्न कोस्ट का ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट हैवी मानसून रेन से जुड़ा है जबकि डेक्कन प्लेटो सेमी एरिड है और मॉडरेट रेनफॉल पाता है। क्लाइमेट डिस्क्राइब करते समय टेम्परेचर के साथ प्रेसिपिटेशन और विंड्स भी मेंशन करो। अब एक प्रेडिक्शन क्वेश्चन। नॉर्दर्न प्लेन्स में व्हीट कल्टीवेशन के लिए कौन सी क्लाइमेटिक डिस्क्रिप्शन हेल्पफुल होगी? सिर्फ रीजन का नाम मत बोलो, टेम्परेचर पैटर्न भी बताओ। स्ट्रॉन्ग आंसर होगा नॉर्दर्न प्लेन्स का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जिसमें वेरी हॉट समर्स और कोल्ड विंटर्स होते हैं और यह वीट कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। आंसर में रीजन, क्लाइमेट टाइप, मेन टेम्परेचर फीचर और क्रॉप कनेक्शन लिखने से रिस्पॉन्स कंप्लीट बनता है। यही सोर्स बेस्ड आंसर फ्रेमिंग है। अब एक मेंटल मैप बनाओ। नॉर्थ में हिमालयाज और अल्पाइन क्लाइमेट, लोअर हिल्स में टेम्परेट, नॉर्दर्न प्लेन्स में सब ट्रॉपिकल, वेस्ट में थार का एरिड, वेस्टर्न कोस्ट में ट्रॉपिकल वेट, सेंटर में डेक्कन का सेमी एरिड और ईस्ट तथा साउथ में ट्रॉपिकल। मैप क्वेश्चन आए तो लोकेशन के साथ फिजिकल फीचर भी जोड़ना। अब क्वेश्चन है ये डिफरेंसेस क्रिएट कौन करता है? चैप्टर 5 फैक्टर्स देता है, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू द सी, विंड्स और टोपोग्राफी। क्लाइमेट किसी सिंगल फैक्टर का रिजल्ट नहीं है। सभी फैक्टर्स कलेक्टिवली टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और विंड कंडीशंस को शेप करते हैं। अब हम पहले लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड को केयरफुली अलग करेंगे। लैटिट्यूड का मतलब इक्वेटर से डिस्टेंस। इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ जाते हुए लैटिट्यूड बढ़ती है। लो लैटिट्यूड्स जनरली वार्मर और हाई लैटिट्यूड्स कोल्डर होते हैं। लेकिन वाई? एक सेकंड सोचो, क्या सनलाइट हर जगह सेम एंगल से सरफेस पर गिरती है? नहीं, इक्वेटर पर सन्स रेज लगभग परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए उनकी एनर्जी छोटी सरफेस एरिया पर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। पोलर रीजन्स में रेज इंक्लाइंड या ऑब्लिक होती हैं। एनर्जी लार्जर एरिया में स्प्रेड होती है और रेज एटमॉस्फेयर की ज्यादा लेयर से गुजरती हैं। एनर्जी डिसिपेट होती है, इसलिए वहां हीट कम पहुंचती है। यही लैटिट्यूड का कोर एक्सप्लेनेशन है। इंडिया में भी यह कॉन्ट्रास्ट दिखता है। कन्याकुमारी और निकोबार आइलैंड्स इक्वेटर के रिलेटिवली क्लोज हैं, इसलिए लगभग पूरे साल वार्म या हॉट रहते हैं। नॉर्थ में श्रीनगर मच कूलर है। एग्जाम में केवल यह मत लिखना कि नॉर्थ दूर है, सन्स रेज के एंगल और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन भी लिखना। अब ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। चैप्टर के सिंपल एक्सप्लेनेशन में ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर डेंसिटी डिक्रीज होती है। लेस डेंस एयर कूलर हो जाती है। दूसरा कारण यह है कि सन अर्थ सरफेस को हीट करता है, इसलिए सरफेस से फार्दर अवे एयर कंपैरेटिवली लेस हॉट रहती है। इसीलिए
हिल स्टेशंस कूलर होते हैं। मुन्नार, तेनी, ऊटी, मडिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग और शिलोंग जैसे प्लेसेस हायर ऑल्टीट्यूड पर हैं। हिमालयाज की कई पीक्स वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, इसलिए स्नो कवर्ड रहती हैं। नामों की लंबी लिस्ट रटने से पहले प्रिंसिपल समझो। सोर्स का यूजफुल कंपैरिजन ऊटी और कोयम्बटूर का है। दोनों लगभग सेम लैटिट्यूड पर हैं। फिर भी ऊटी की समर टेम्परेचर रेंज 10 से 25 डिग्रीज है, जबकि कोयम्बटूर में 25 से 38 डिग्रीज। इससे रीजनिंग क्या मिलेगी? सेम लैटिट्यूड होने पर भी एल्टीट्यूड क्लाइमेट को सिग्निफिकेंटली बदल सकता है। क्विक चेक। अगर क्वेश्चन पूछे कि ऊटी कोयम्बटूर से कूलर क्यों है, तो लैटिट्यूड को आंसर मत बनाना, क्योंकि दोनों लगभग सेम लैटिट्यूड पर है। सही डायरेक्शन ऑल्टीट्यूड है। एक सेकंड पॉज करके अपने आंसर में प्रेशर, एयर डेंसिटी और डिस्टेंस फ्रॉम हीटेड सरफेस में से कम एक सोर्स ग्राउंडेड रीजन जोड़ो। अब प्रॉक्सिमिटी टू द सी। कोस्टल एरियाज में समर्स बहुत हॉट नहीं और विंटर्स बहुत कोल्ड नहीं होते। सी टेम्परेचर का मॉडरेटर एक्ट करता है। इनलैंड जाते हुए टेम्परेचर रेंज अधिक एक्सट्रीम होती है, समर्स हॉटर और विंटर्स कोल्डर। इस फैक्टर को समझने के लिए मुंबई और नागपुर का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई और नागपुर सिमिलर लैटिट्यूड पर है, लेकिन मुंबई सी के पास है। मुंबई में समर अराउंड 32 डिग्रीज और विंटर अराउंड 18 डिग्रीज बताया गया है। नागपुर में समर अप टू 44 डिग्रीज और विंटर अबाउट 10 डिग्रीज। इसलिए मुंबई का टेम्परेचर रेंज लगभग 14 डिग्रीज, जबकि नागपुर का 34 डिग्रीज है। सी एक्सट्रीम्स को मॉडरेट करता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ओशन के पास टेम्परेचर्स माइल्डर क्यों होते हैं, तो आंसर स्ट्रक्चर रखो। सी टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, इसलिए कोस्टल समर्स लेस हॉट और विंटर्स लेस कोल्ड होते हैं। कोस्ट से दूर लैंड जल्दी हीट और जल्दी कूल होती है, इसलिए इनलैंड टेम्परेचर रेंज ग्रेटर होती है। विंड्स भी क्लाइमेट बदलती हैं। विंड वार्मर या कूलर एयर मासेस मूव कर सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में वेस्ट से आने वाली विंड्स अरेबिया के डेजर्ट्स और अफगानिस्तान के ऊपर से ट्रैवल करके ड्राई हॉट एयर ला सकती हैं, जिससे समर हीट वेव्स होती हैं। विंटर में हिमालयस के पार से कोल्ड विंड्स फुटहिल्स में कोल्ड वेव्स ला सकती हैं। विंड्स केवल टेम्परेचर नहीं बदलती, वे ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन को भी अफेक्ट करती हैं। ड्राई डेजर्ट विंड्स रेनफॉल नहीं लाती, जबकि सी से आने वाली विंड्स मॉइस्चर लेकर लैंड पर आ सकती हैं और रेनफॉल करा सकती हैं। मॉनसून इसी टेम्परेचर, प्रेशर, विंड और मॉइस्चर रिलेशनशिप का बड़ा एग्जाम्पल है। टोपोग्राफी का अर्थ है किसी एरिया के फिजिकल सरफेस फीचर्स, जैसे माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, स्लोप्स और कोस्ट्स। हिमालयाज और काराकोरम सेंट्रल एशिया के कोल्ड डेजर्ट विंड्स से इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कुछ हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अपोजिट थार डेजर्ट की नियरली फ्लैट टोपोग्राफी हॉट और ड्राई विंड्स को रोकने के लिए नेचुरल बैरियर नहीं देती। इन 5 फैक्टर्स को एक साथ सोचो। लैटिट्यूड सेंस रेस का एंगल, ऑल्टीट्यूड ऊंचाई और एयर डेंसिटी, सी टेम्परेचर मॉडरेशन, विंड्स एयर और मॉइस्चर मूवमेंट और टोपोग्राफी फिजिकल बैरियर्स। कोई रीजन का क्लाइमेट डिस्क्राइब करते समय टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और विंड कंडीशंस को लॉन्ग टर्म पैटर्न के रूप में लिखना चाहिए। एक छोटा नया टर्म है माइक्रो क्लाइमेट। यह स्मॉल एरिया का लोकलाइज्ड क्लाइमेट है जो आसपास के रीजन से डिफर करता है। एनक्लोज्ड वैलीज और कुछ फॉरेस्ट के अपने माइक्रो क्लाइमेट्स हो सकते हैं। अर्बन हीट आइलैंड्स भी माइक्रो क्लाइमेट का एग्जाम्पल हैं, जहां बिल्डिंग्स और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स हीट ट्रैप करते हैं और वेजिटेशन कम होने से सिटी सराउंडिंग से वार्मर हो सकती है। माइक्रोक्लाइमेट्स लोकल फ्लोरा, फौना, क्रॉप्स और ह्यूमन हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये डिटेल आंसर को रिचर बनाती है, लेकिन इसे मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स से कंफ्यूज मत करना। माइक्रोक्लाइमेट स्मॉल लोकलाइज्ड पैटर्न है, क्लाइमेट ब्रॉडर रीजन का लॉन्ग टर्म पैटर्न। अब तक हम फैक्टर्स और रीजनल वेरिएशन समझ चुके हैं। अब चैप्टर के सेंट्रल आइडिया मॉनसून्स पर चलते हैं। मॉनसून इंडिया में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मॉनसून मंथ्स में रिवर्स फिल होती हैं, सॉइल वाटर से सोक होती है, क्रॉप्स ग्रो करते हैं और लाइफ थ्राइव करती है। मॉनसून वर्ड अरबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मीनिंग सीजन है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग,
मॉनसून लार्ज एरिया में सीजनल विंड्स हैं, लेकिन कॉमन यूसेज में सीजनल रेन्स के लिए भी कहा जाता है। मॉनसून फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप समझो। समर में एशियन लैंडमास ओशन की तुलना में तेजी से हीट होता है। हॉट लैंड पर पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम बनता है। कूलर ओशन हाई प्रेशर में रहता है। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है, इसलिए ओशन से लैंड की ओर विंड्स आती है। इन ओशन विंड्स के साथ मॉइस्चर आता है। वार्म लैंड के ऊपर मॉइस्चर कंडेंस होता है और हेवी मॉनसून रेन के रूप में गिरता है। इसलिए आंसर में केवल यह मत लिखना कि गर्मी से बारिश आती है। कंप्लीट चेन लिखो। लैंड हीट्स, लो प्रेशर फॉर्म्स, मॉइस्ट ओशन विंड्स मूव टुवर्ड लैंड, मॉइस्चर कंडेंसेस और रेनफॉल होती है। विंटर में पैटर्न रिवर्स होता है। लैंडमास ओशन से जल्दी कूल हो जाता है, इसलिए लैंड पर हाई प्रेशर बनता है। ओशन कंपैरेटिवली वार्मर और लोअर प्रेशर में रहता है। विंड्स लैंड से ओशन की ओर ब्लो करती हैं और एशिया के बड़े हिस्से में ड्राई कंडीशंस आती हैं। यही सीजनल रिवर्सल मॉनसून का कोर मैकेनिज्म है। अब समर मॉनसून का इंडिया स्पेसिफिक मूवमेंट। रेन्स टिपिकली सदर्न टिप से अर्ली जून में एडवांस करती है, कई वीक्स में नॉर्थवर्ड मूव करती है और मिड जुलाई तक एंटायर सब कॉन्टिनेंट कवर कर सकती है। यह स्मूथ प्रोग्रेशन नहीं होती। वेस्टर्न घाट्स नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। वेस्टर्न स्लोप्स को मच रेनफॉल मिलता है। डेक्कन प्लेट्यू ईस्ट में लेस और इंटरप्टेड रेनफॉल पा सकता है। इसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है क्योंकि विंड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं। विंटर में विंड्स रिवर्स होकर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बनती हैं। ये लैंड से ओशन की ओर ड्राई विंड्स होती हैं और साउथ इंडिया में कोल्ड वेदर ला सकती हैं। लेकिन बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरने वाला कुछ हिस्सा मॉइस्चर कलेक्ट करके ईस्ट और साउथ इंडिया के पार्ट्स में रेनफॉल लाता है। एक इंटरेस्टिंग सोर्स फैक्ट, मेघालय का मौसिन राम लगभग 11,000 मिलीमीटर्स यानी 11 मीटर्स एवरेज एनुअल रेनफॉल रिसीव करता है। मॉनसून्स ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में कई रागास को इंस्पायर भी किया है, जैसे मेघा मल्हार और अमृतवर्षिनी। यह याद दिलाता है कि मॉनसून केवल ज्योग्राफी नहीं, कल्चर का भी हिस्सा है। अब एक्टिव रिकॉल। समर में विंड डायरेक्शन क्या है? लैंड प्रेशर लो या हाई? मॉइस्चर कहाँ से आता है? विंटर में डायरेक्शन और प्रेशर कैसे रिवर्स होते हैं? 4 छोटे आंसर्स बोलकर देखो। अगर चेन टूट रही है तो इसे टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, रेन के सीक्वेंस में दोबारा बनाओ। और एक मिसकंसेप्शन, मॉनसून को केवल रेनफॉल मत समझना। चैप्टर के अनुसार मॉनसून सीजनल विंड्स ओवर अ लार्ज एरिया हैं। रेनफॉल इन विंड्स द्वारा लाई गई मॉइस्चर के कंडेंसेशन से होती है। कॉमन लैंग्वेज में मॉनसून रेन्स कहा जाता है, लेकिन एग्जाम में विंड और रेन के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। ट्रेडिशनल नॉलेज भी मॉनसून प्रिडिक्शन से जुड़ा रहा है। कोंकण कोस्ट के फिशरमैन फिशेस को सरफेस पर देखकर मॉनसून ऑनसेट का अनुमान लगाते थे। सदर्न इंडिया में गोल्डन शावर ट्री के ब्लॉसम के बाद लगभग 50 डेज में मॉनसून आने की बात कही जाती है। क्रोज के नेस्ट की हाइट को रेनफॉल से जोड़ने वाली लोकल बिलीफ्स भी चैप्टर में दी गई हैं। यहाँ हमें केयरफुल रहना है। ट्रेडिशनल नॉलेज को चैप्टर हेरिटेज के रूप में प्रिजर्व करने की बात करता है। इसे ब्लाइंडली गारंटीड साइंटिफिक फोरकास्ट की तरह नहीं लिखना। बेटर आंसर होगा कि कम्युनिटीज ने नेचर ऑब्जर्व करके लोकल नॉलेज विकसित की और यह नॉलेज कल्चरल हेरिटेज का इम्पोर्टेंट पार्ट है। मॉनसून सेक्शन का मिनी कैप। समर लैंड तेजी से हीट, लो प्रेशर ओशन से मॉइस्ट विंड्स, हेवी रेन विंटर लैंड तेजी से कूल, हाई प्रेशर विंड्स लैंड से ओशन, मोस्टली ड्राई कंडीशंस। इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून अर्ली जून से साउथ की ओर से एडवांस करता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर में ईस्ट और साउथ के कुछ पार्ट्स को रेनफॉल दे सकता है। अगर तुम इसी मैकेनिज्म को एडजी में एक्टिव रिकॉल चैलेंज की तरह प्रैक्टिस करो तो हर स्टेप खुद एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिर्फ लाइन रिपीट नहीं। अब हम देखते हैं कि मॉनसून और ब्रॉडर क्लाइमेट हमारी सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमी को कैसे शेप करते हैं। क्लाइमेट और ह्यूमन लाइफ डीपली कनेक्टेड हैं। सीजन्स के साथ क्रॉप्स, फूड, क्लोथ्स और फेस्टिवल्स बदलते हैं। इंडिया में कई फेस्टिवल्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और सीजनल साइकिल से जुड़े हैं। क्लाइमेट लोकल कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है।
लेकिन इफेक्ट केवल कल्चरल नहीं है, इकोनॉमी भी प्रिडिक्टेबल वेदर और वाटर अवेलेबिलिटी पर डिपेंड कर सकती है। अब मॉनसून फेलियर, इसका अर्थ है मॉनसून सीजन में पुअर रेनफॉल। इसका फर्स्ट इफेक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ता है। वाटर स्कैसिटी बढ़ सकती है और सोर्स के अनुसार विमेन जनरली वाटर की तलाश में लॉन्ग डिस्टेंसेस वॉक कर सकती हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर सिटीज की ओर माइग्रेट कर सकते हैं। इसे आंसर में सोशल इफेक्ट के रूप में लिखना। पुअर रेनफॉल से ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट कॉस्टलियर हो सकते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी प्रेडिक्टेबल वेदर और वाटर अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है, इसलिए मॉनसून फेलियर का चेन बनता है। रेनफॉल कम, एग्रीकल्चर प्रभावित, लाइवलीहुड्स पर प्रेशर, फूड प्राइसेस बढ़ना, माइग्रेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर असर। एक थॉटफुल क्वेश्चन, क्या क्लाइमेट केवल फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, फूड प्राइसेस कंज्यूमर्स को अफेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज को वाटर चाहिए, वर्कर्स माइग्रेट कर सकते हैं और फेस्टिवल्स तथा लोकल प्रैक्टिसेस सीजन से जुड़े हैं। इसलिए क्लाइमेट का इफेक्ट इकोनॉमी, कल्चर और सोसाइटी तीनों पर होता है। यह बिग क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है। एग्जाम असल में एग्जाम्पल्स यूज करो, लेकिन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेनेशन से कनेक्ट करो। जैसे मॉनसून फेलियर एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाता है, इससे लेबर माइग्रेशन हो सकती है और फूड कॉस्ट बढ़ सकती है। केवल इफेक्ट्स की लिस्ट कमजोर होगी, कॉज और कॉन्सिक्वेंस का लिंक दिखाना स्ट्रॉन्ग आंसर राइटिंग है। अब डिजास्टर्स की ओर बढ़ते हैं। इंडिया के डाइवर्स वेदर पैटर्न्स एक्सट्रीम कंडीशंस ला सकते हैं। साइक्लोन्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और फॉरेस्ट फायर्स। ये लाइव्स, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल इकोनॉमीज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिजास्टर को केवल नेचुरल घटना मानना इनकम्प्लीट हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन प्लानिंग और एनवायरमेंटल डैमेज वल्नरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। साइक्लोन्स इंडियन कोस्ट लाइन, स्पेशली ईस्टर्न कोस्ट, पर फ्रीक्वेंटली आते हैं। डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स ह्यूमन और एनिमल लाइफ को हार्म कर सकते हैं, प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर सकते हैं, ट्रीज अपरूट कर सकते हैं और सॉइल इरोजन कर सकते हैं। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइक्लोन्स की फॉर्मेशन, इवोल्यूशन और प्लेस ऑफ लैंडिंग ट्रैक करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। साइक्लोन फॉर्मेशन को सोर्स के अनुसार समझो। सी के पास लो प्रेशर सिस्टम बनता है। सराउंडिंग एयर उस लो प्रेशर एरिया की ओर आती है और सी से मॉइस्चर तथा रेन लाती है। अगर लो प्रेशर इंटेंस हो और विंड स्पीड हाई हो, साइक्लोन बन सकता है। मॉइस्ट विंड्स क्लाउड्स फॉर्म करते हुए सेंटर की ओर रोटेट करती हैं। क्लाउडलेस सेंटर को आई कहते हैं। फ्लड तब होता है जब वाटर नॉर्मली ड्राई लैंड पर ओवरफ्लो करता है। हैवी रेनफॉल से रन ऑफ इतना बढ़ सकता है कि लैंड एब्जॉर्ब ना कर पाए। रिवर्स और लेक्स में वाटर एक्यूमुलेट होकर बैंक्स ब्रीच कर सकता है। मानसून में फ्लड्स फ्रीक्वेंट होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश और असम वल्नरेबल स्टेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। हिमालयन रीजन्स में ग्लेशियल लेक्स ओवरफ्लो होने से फ्लड्स आ सकते हैं। ग्लेशियल लेक्स रॉक्स और आइस की बैरियर से वाटर होल्ड करती हैं। ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट हों या रेनफॉल बहुत हो, प्रेशर बढ़ सकता है और बैरियर टूट सकती है। इसे ग्लेशियल बर्स्ट कहा जाता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस डेवस्टेटिंग हो सकते हैं। सिटीज में फ्लडिंग का कारण केवल रेन नहीं हो सकता। ओवरबर्डन ड्रेनेज, पुअरली प्लान कंस्ट्रक्शन, वाटरवेज पर इंक्रोचमेंट और कंक्रीट या एसफॉल्ट सर्फेसेस वाटर अब्जॉर्प्शन रोकते हैं। यहाँ नेचुरल रेनफॉल और ह्यूमन प्लानिंग दोनों को साथ देखना चाहिए। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में ड्रेनेज, लैंड यूज और वाटर फ्लो की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। लैंडस्लाइड का अर्थ है रॉक, सॉइल या डेब्रिस का सडन कोलैप्स। हेवी रेन, अर्थक्वेक्स या वॉल्केनिक एक्टिविटी ट्रिगर्स हो सकते हैं। ये हिली और माउंटेनियस रीजन्स तथा वेस्टर्न घाट्स में कॉमन है, खासकर मॉनसून के दौरान। फॉरेस्ट कटिंग, अनअप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत अधिक बिल्डिंग्स नेचुरल वाटर फ्लो ब्लॉक करके रिस्क बढ़ा सकते हैं। फॉरेस्ट फायर अनकंट्रोल्ड फायर है जो वेजिटेशन में रैपिडली स्प्रेड करती है। ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस, ड्रॉट्स और हाई विंड्स इसे फ्यूल कर सकते हैं। ह्यूमन केयरलेसनेस भी फ्रीक्वेंट कॉज है। फॉरेस्ट फायर्स फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, इकोसिस्टम और एयर क्वालिटी को नुकसान पहुंचाती हैं और लोकल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर सकती हैं। कॉन्सिक्वेंसेज एनवायरमेंटल भी हैं और इकोनॉमिक भी। क्विक डिजास्टर चेक। साइक्लोन में लो प्रेशर,
मॉइस्ट रोटेटिंग विंड्स और आई, फ्लड में वाटर का नॉर्मली ड्राई लैंड पर ओवरफ्लो, लैंडस्लाइड में रॉक, सॉइल या डिब्रीज कोलैप्स, फॉरेस्ट फायर में वेजिटेशन के बीच अनकंट्रोल्ड रैपिड स्प्रेड। एक सेकंड सोचकर हर डिजास्टर के साथ एक नेचुरल कॉज और एक ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर जोड़ो। अब क्लाइमेट चेंज, इसका अर्थ क्लाइमेट में सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चेंजेस है जिनमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और वेदर इवेंट्स के पैटर्न्स शिफ्ट हो सकते हैं। पास्ट में नेचुरल प्रोसेसेस भी क्लाइमेट चेंज ड्राइव करते थे, लेकिन सिंस द 19th सेंचुरी ह्यूमन एक्टिविटीज इसका मेजर ड्राइवर बनी है। चैप्टर ह्यूमन कॉजेज में फॉसिल फ्यूल्स जलाना, डिफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस और एक्सेसिव या वेस्टफुल कंजम्पशन बताता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली अर्थ को लाइफ सपोर्टिंग वार्मथ देता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत बढ़ा देती हैं। एक्स्ट्रा हीट ट्रैप होने से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट पैटर्न्स में डिस्ट्रप्शन हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज में राइजिंग टेम्परेचर्स, चेंजिंग प्रेसिपिटेशन और इरेटिक वेदर पैटर्न्स शामिल हो सकते हैं। इंडिया के कई रीजन्स में राइजिंग टेम्परेचर्स परसेप्टेबल हैं। इससे एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इकोसिस्टम्स और ह्यूमन सोसाइटीज पर चैलेंजेस बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स के रिलेशनशिप को समझना प्रिपेयर्डनेस, रेजिलियंस और एडेप्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मिटिगेशन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस को स्लो करने के स्टेप्स। चैप्टर एग्जाम्पल्स देता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करना, ट्रीज प्लांट करना, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना, एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव करना और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स प्रमोट करना। सस्टेनेबल का मतलब ऐसा तरीका जिसे लंबे समय तक मेंटेन किया जा सके। एग्जाम में क्लाइमेट चेंज का आंसर 3 पार्ट्स में बनाओ: डेफिनेशन, ह्यूमन कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज या रिस्पॉन्सेज। डेफिनेशन में सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स, कॉजेज में फॉसिल फ्यूल्स और डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंसेज में राइजिंग टेम्परेचर और डिसरप्टेड पैटर्न्स, रिस्पॉन्सेज में एमिशंस रिडक्शन, ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, एफिशिएंसी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। यह स्ट्रक्चर कंसाइज और कंप्लीट है। अब एग्जाम प्रैक्टिस। क्वेश्चन, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताइए। आंसर में वेदर को आवरली या डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन और क्लाइमेट को रीजन के सेवरल डेकेड्स के वेदर पैटर्न के रूप में डिफाइन करो। एक एग्जाम्पल जोड़ सकते हो, जैसे रेन टुडे वेदर है, जबकि लॉन्ग टर्म सीजनल पैटर्न क्लाइमेट है। क्वेश्चन, कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर्स माइल्डर क्यों होते हैं? सी टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, इसलिए समर्स लेस हॉट और विंटर्स लेस कोल्ड होते हैं। इनलैंड रीजन्स में लैंड जल्दी हीट और कूल होती है, इसलिए सीजनल टेम्परेचर रेंज अधिक एक्सट्रीम होती है। मुंबई और नागपुर का कंपैरिजन इस एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन, मॉनसून विंड्स इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती हैं? समर में हीटेड एशियन लैंड मास लो प्रेशर बनाता है। ओशन से मॉइस्चर लेडन विंड्स लैंड की ओर आती हैं और रेनफॉल लाती हैं। विंटर में प्रेशर पैटर्न और विंड डायरेक्शन रिवर्स होती है। वेस्टर्न घाट्स रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं, इसलिए मॉनसून पूरे इंडिया में समान नहीं होती। क्वेश्चन, चेन्नई वार्म या हॉट थ्रू आउट द ईयर जबकि लेह कोल्ड क्यों? आंसर लिखते समय लोकेशन फैक्टर्स कंपेयर करो। चेन्नई सदर्न पेनिनसुला और सी इन्फ्लुएंस वाले ट्रॉपिकल रीजन से जुड़ा है, जबकि लेह हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन रीजन से जुड़ा है। सी मॉडरेशन और ऑल्टीट्यूड कूलिंग को स्पष्ट रूप से जोड़ना जरूरी है। मैप बेस्ड क्वेश्चन में लेह, चेन्नई, दिल्ली, पणजी और जयपुर को आइडेंटिफाई करते समय केवल नेम्स याद मत करो। पूछो, प्लेस माउंटेन में है, सी के पास है, प्लेन्स में है या डेजर्ट रीजन में। फिर क्लाइमेट पर लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सी, विंड्स और टोपोग्राफी का इफेक्ट रीजन करो। यही मैप को कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बना देता है। मॉनसून साइकिल का डायग्राम बनाते समय समर और विंटर दोनों डायरेक्शंस लेबल करना। समर में ओशन से हीटेड लैंड की ओर मॉइस्ट विंड्स, लो प्रेशर ओवर लैंड। विंटर में लैंड से ओशन की ओर ड्राई विंड्स, हाई प्रेशर ओवर लैंड। डायग्राम में एरोज और शॉर्ट लेबल्स रखो। अननेसेसरी डेकोरेशन से ज्यादा क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। एक कंपेयर क्वेश्चन, लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड में डिफरेंस। लैटिट्यूड इक्वेटर से डिस्टेंस है
और सन्स रेज के एंगल से हीटिंग बदलती है। एल्टीट्यूड हाइट अबव द प्लेन्स या सी लेवल से जुड़ा है और हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दोनों टेम्परेचर अफेक्ट करते हैं, लेकिन मैकेनिज्म अलग है। एक जस्टिफिकेशन क्वेश्चन, क्लाइमेट का इकोनॉमी पर इफेक्ट एक्सप्लेन कीजिए। पूर मॉनसून एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा सकता है, वाटर स्कैरसिटी बढ़ा सकता है, लेबर माइग्रेशन करवा सकता है, फूड प्राइसेस बढ़ा सकता है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। क्लाइमेट इसलिए लाइवलीहुड और प्राइसेस दोनों से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक डिजास्टर आंसर में कॉजेज और इम्पैक्ट्स अलग अलग लिखना। फ्लड के कॉजेज हेवी रेनफॉल, रन ऑफ, ओवरफ्लोइंग रिवर्स या ब्लॉक्ड ड्रेनेज हो सकते हैं। इम्पैक्ट्स में लाइव्स, होम्स, एग्रीकल्चर, रोड्स और लोकल इकोनॉमी पर डैमेज। लैंडस्लाइड में ह्यूमन एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करना, क्योंकि फॉरेस्ट कटिंग और पुअर कंस्ट्रक्शन रिस्क बढ़ा सकते हैं। अब फुल चैप्टर रिकैप शुरू करते हैं। इंडिया की क्लाइमेट डाइवर्सिटी ज्योग्राफी और सीजनल पैटर्न से जुड़ी है। वेदर शॉर्ट टर्म है, सीजन्स ईयरली रिकर करते हैं और क्लाइमेट डेकेड्स का लॉन्ग टर्म पैटर्न है। इंडिया में अल्पाइन, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, एरिड, ट्रॉपिकल, वेट, सेमी एरिड और ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन्स बताए गए हैं। क्लाइमेट के 5 फैक्टर्स फिर से बोलो। लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू द सी, विंड्स और टोपोग्राफी। लैटिट्यूड सन्स रेज के एंगल को, ऑल्टीट्यूड कूलिंग को, सी टेम्परेचर मॉडरेशन को, विंड्स हीट और मॉइस्चर मूवमेंट को और टोपोग्राफी बैरियर्स तथा लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लेन करती है। माइक्रो क्लाइमेट स्मॉल लोकलाइज्ड क्लाइमेट पैटर्न है। मानसून चेन याद रखो। समर लैंड हीट्स फास्टर, लो प्रेशर फॉर्म्स, ओशन हाई प्रेशर से मॉइस्ट विंड्स लैंड की ओर आती हैं, मॉइस्चर कंडेंसेस और हेवी रेन होती है। विंटर में लैंड कूल फास्टर, हाई प्रेशर बनता है और विंड्स लैंड से ओशन की ओर रिवर्स होती हैं। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून के रीजनल इफेक्ट्स अलग हैं। क्लाइमेट हमारे फेस्टिवल्स, क्रॉप्स, फूड, क्लोथ्स, वाटर अवेलेबिलिटी और लाइवलीहुड्स को इन्फ्लुएंस करता है। मॉनसून फेलियर एग्रीकल्चर, माइग्रेशन, फूड प्राइसेस और इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर सकता है। साइक्लोन्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और फॉरेस्ट फायर्स लाइव्स तथा इकोसिस्टम्स को हार्म कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स है। ह्यूमन कॉजेज में फॉसिल फ्यूल बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन, हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस और वेस्टफुल कंजम्पशन आते हैं। एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस एक्स्ट्रा हीट ट्रैप कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और डिसरप्टेड क्लाइमेट पैटर्न्स होते हैं। मिटिगेशन में एमिशंस कम करना, ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल शामिल है। फाइनल चैलेंज टाइम। बिना नोट्स देखे 5 आंसर्स बोलो। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है? इंडिया की क्लाइमेट डाइवर्सिटी के 5 फैक्टर्स कौन से हैं? समर मॉनसून की प्रेशर और विंड चेन क्या है? मॉनसून फेलियर के 2 इकोनॉमिक या सोशल इफेक्ट्स क्या हैं? क्लाइमेट चेंज के 2 ह्यूमन कॉजेज और 2 मिटिगेशन स्टेप्स क्या हैं? एक सेकंड रुककर सच में आंसर दो। आज के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज याद रखो। वेदर शॉर्ट टर्म, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म। इंडिया की डाइवर्सिटी मल्टीपल फैक्टर्स से बनती है। मॉनसून टेम्परेचर, प्रेशर, विंड और मॉइस्चर का रिलेशनशिप है। क्लाइमेट कल्चर एग्रीकल्चर और इकोनॉमी से जुड़ा है। डिजास्टर्स को समझना प्रिपेयर्डनेस में हेल्प करता है और क्लाइमेट चेंज के कॉजेज तथा कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक यही है कि वेदर को क्लाइमेट समझ लिया जाए या मॉनसून को केवल रेन मान लिया जाए। अब कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप। नोटबुक में इंडिया का सिंपल आउटलाइन बनाकर समर और विंटर मॉनसून के एरोज लगाओ। फिर किसी एक डिजास्टर पर कॉज, इम्पैक्ट और प्रिवेंशन के 3 पॉइंट्स लिखो। अपने आंसर्स किसी फ्रेंड को टीच भी कर सकते हो। अगर एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो कॉन्सेप्ट सच में समझ आया है। बहुत अच्छा वर्क। ये था एडजी के साथ क्लास 7 सोशल साइंस का क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड रिवीजन। अगर कोई डाउट अभी बचा है उसे एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह एजी ने पूछो और स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग से सॉल्व करो। अगली बार तक वेदर ऑब्जर्व करो, क्लाइमेट के लॉन्ग टर्म मीनिंग को याद रखो और सीखते रहो। मैं गौरव और स्वाति की ओर से तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। आराम से रिवाइज करो, समझकर लिखो और कॉन्फिडेंट रहो।